Assalamu alaikum dear students. Here we are coming with our new video regarding chemical bonding which is for class 11th और इस chemical bonding वाले लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इन शॉर्ट इट इज आल्सो कॉल्ड एज VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कंसेप्ट है पहले हमें समझना है व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले जो हम एक थ्योरी पढ़ी थी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वो हमने पढ़ा था ओक्टेट रूल। जो ओक्टेट रूल है बेटा, ओक्टेट रूल में हम पढ़ते हैं एवरी एलिमेंट कंबाइंस विथ सेम एलिमेंट और विद डिफरेंट एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट इट्स ओक्टेट। हर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है या दो सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं या दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। वो कंबाइन करते हैं सो एज टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ नोबल गैसेस। लेकिन वो रूल कहलाता था ओक्टेट रूल। एवरी एलिमेंट रिएक्ट्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स ओक्टेट। तो उस रूल को हम क्या कहते थे? ओक्टेट रूल कहते थे या उसी रूल को हम कहते थे लेविस लैंगमियर थ्योरी भी कहते थे। तो जो बेटा लेविस लैंगमियर थ्योरी है या ओक्टेट रूल है इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स का ओक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो ओक्टेट रूल है या लेविस लैंगमियर थ्योरी है ये हमें मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताए कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा या कौन सा मॉलिक्यूल जो है किस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, किस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जब एटम्स कंबाइन करते हो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स के बनते समय क्या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी उस के रिगार्डिंग ये जो ओक्टेट रूल है कोई इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है। तो यह हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है जिनमें एटम्स का ओक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता है आफ्टर शेयरिंग, तो फिर भी वो बॉन्ड बनाते हैं। वो सारा कंसेप्ट जो है वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज बीन गिवन टू एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्पेशली द एनर्जी चेंज taking place during the covalent molecule formation or during the bond formation। या बॉन्ड बनते समय कितनी एनर्जी रिलीज होती है या क्या एनर्जी हमें देनी पड़ती है या मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और उनकी स्टेबिलिटी, कौन से मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होंगे या उन मॉलिक्यूल्स की शेप, कौन सी शेप होगी मॉलिक्यूल्स में, वो सारा हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपको यहां पे याद रखना है ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इट वाज गिवन एक्चुअली बाय हिटलर एंड लंदन। टू केमिस्ट्स आर देयर, दो केमिस्ट्स ने यह थ्योरी दी है, एक का नाम है हिटलर, दूसरे का नाम है लंदन। इन्होंने जो थ्योरी दी इन्होंने दी है 1927 में। लेकिन जब इन्होंने थ्योरी दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके कुछ यानी कि इसकी एक प्रॉपर फॉर्म नहीं थी या इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कह सकते हैं जो हिटलर और लंदन ने दी इसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया गया था। इन दोनों ने इसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाया था इस थ्योरी को। फिर इसी थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इसको मॉडिफाई किया और एक केमिस्ट ने, हिज नेम इज पॉलिंग। और लेकिन पॉलिंग भी अकेला नहीं था, पॉलिंग के साथ भी बहुत सारे कोवर्कर्स थे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एट ऑल, पॉलिंग एंड अदर्स, बाकी लोग भी इनके साथ शामिल थे। तो कहने का मतलब ये है जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये किसी एक बंदे की थ्योरी नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझने के लिए हम बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो है क्या। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे। तो एज पर लिनस पॉलिंग और एज पर हिटलर एंड लंदन जब दो एटम्स जो सेम हो या डिफरेंट हो जब ये फॉर सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं,
दो एटम्स, चाहे ए मान के चलो या ए बी मान के चलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हीलियम हीलियम ले लो आप, या कार्बन के साथ किसी और एलिमेंट को जोड़ दो, जब भी दो डिफरेंट एटम्स सेम हो या डिफरेंट हो, जब भी वो बहुत दूरी पे होते हैं, एज पर दीज केमिस्ट्स जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी है, जब दो एटम्स दूरी पे होते हैं, उनके बीच में बहुत डिस्टेंस होती है, एट दैट टाइम उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होता, ना उनके बीच में अट्रैक्शन होती है और ना उनके बीच में रिपल्शन होती है। तो ये इनका मानना है। लेकिन जब हम इन एटम्स को, सिमिलर एटम्स को या डिफरेंट एटम्स को क्लोज लाते हैं, जब हम इनको क्लोज लाते हैं, व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होती है। तो वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो डेवलप होती है, वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो रिपल्सिव फोर्स होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो when atoms are brought together to form a molecule, the different forces of interactions occur. Those may be attractive forces or repulsive forces. Now one thing is there, अगर attractive forces का magnitude ज्यादा हुआ atoms के बीच में, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ इस एटम्स के बीच में, तो आपका मॉलिक्यूल आसानी से बनेगा। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा, तो उस टाइम मॉलिक्यूल के बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, या उनके मॉलिक्यूल के बनने के चांसेस कम रहेंगे। या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले ऐसे भी समझाते हैं कि अगर बेटा एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो रही हो, तो उस टाइम एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जो वहां पे मॉलिक्यूल बनेगा उसकी एनर्जी कम होगी जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एटम्स के बीच में ज्यादा है, तो उस टाइम हमें मॉलिक्यूल बनाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो एज टू ओवरकम दैट रिपल्शन एंड सो एज टू ब्रिंग दोज एटम्स टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर एटम्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, उस टाइम हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस टाइम जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। एंड व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर बिटवीन द एटम्स, एट दैट टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो एनर्जी का रिलीज होना एट दैट टाइम, दैट कन्फर्म जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी एनर्जी जो होगी कम होगी। तो ये चीज समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, गैसवस फॉर्म में होता है हाइड्रोजन एटम। ये कह रहे हैं कि जब भी आप हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करो, लिनस पॉलिंग या हिटलर एंड लंदन के हिसाब से, जब भी हम एटम्स को कंबाइन करते हैं लाइक हाइड्रोजन एटम्स, तो जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कि H सिंगल बॉन्ड H वाला मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं गैसवस फॉर्म में, ये H हाइड्रोजन एटम्स है, यहां से दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल के बनते समय देखा गया है, जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने के टाइम पे यहां पे एक एनर्जी रिलीज होती है, जब उसके बदले में लिखता हूं डेल्टा H, एनर्जी रिलीज होती है बेटा 433 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी बेटा रिलीज होती है, इतनी एनर्जी। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक कहलाएगी बेटा। यानी कि हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि एनर्जी यहां पे रिलीज हो रही है। तो इतनी एनर्जी का रिलीज होना, यस नेगेटिव साइन में लगा देता हूं, मैंने यहां पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये एनर्जी जो है यहां पे ये रिलीज हो रही है, यानी कि इतनी एनर्जी काम हो रही है। किसको? मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बनते समय इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि इतनी एनर्जी से इसकी एनर्जी कम हो रही है, इतनी एनर्जी से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है। तो यहां पे आप देख लीजिए बेटा, हाइड्रोजन एटम्स के कंबाइन करते समय जो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी का रिलीज होना दैट कंफर्म्स वन थिंग, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तभी एनर्जी रिलीज हो रही है। मैंने पहले ही कहा था, अगर एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो तब जो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल के बनने के समय पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर रिपल्शन ज्यादा हुई होगी तो वहां पे एनर्जी हमें देनी पड़ी। तो हम देख रहे हैं व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, एनर्जी इज रिलीज। तो एनर्जी का रिलीज होना दैट कंफर्म्स वन थिंग, यहां पे एटम्स के बीच में अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तभी यहां पे ये एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है। सेम इज द केस विथ, अगर हम क्लोरीन एटम लेंगे, क्लोरीन एटम गैसवस फॉर्म में, इसको और एक क्लोरीन एटम ऐड कर दो गैसवस फॉर्म में, तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, क्लोरीन एटम्स भी कंबाइन करते हैं, तो ये बनाते हैं Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं गैसवस फॉर्म में। तो यहां पे भी बॉन्ड बन गई है।
और यहां पे भी हम देखते हैं जब क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है तो यहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो रिलीज होती है उसके बदले में डेल्टा एच सिंबल लगा लेता हूं। डेल्टा एच जो क्लोरीन बनने के समय एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है रिलीज 239 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी यहां पे भी रिलीज हो जाती है। तो देख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना एक्सोथर्मिक है और क्लोरीन मॉलिक्यूल का भी बनना एक्सोथर्मिक है। दोनों केसेस में यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, जो प्रैक्टिकली देखा गया है। दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि दोनों केसेस में हाइड्रोजन एटम्स के बीच में भी अट्रैक्शन हो रही है, क्लोरीन एटम्स के बीच में भी अट्रैक्शन हो रही है। तो दोनों केसेस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वो ज्यादा है, तभी जाके दोनों में एनर्जी रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनते समय भी और क्लोरीन मॉलिक्यूल के बनते समय भी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एक चीज यहां पे है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनते टाइम एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही थी 433 किलो जूल, और यहां पे कम एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पे ज्यादा क्यों रिलीज हो रही है, यहां पे कम क्यों रिलीज हो, मैं समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन पहले हम थोड़ा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। मैं अभी समझा दूंगा आपको हाइड्रोजन के केस में कितनी एनर्जी निकलती है, क्लोरीन में कितनी, ये इतनी ज्यादा वहां क्यों निकली, यहां पे कम क्यों निकली, ये मैं सारा समझा देता हूं। तो हटा देते हैं पहले तो यहां पे देखो, when hydrogen atoms combine they form a molecule and during the formation of the molecule energy is released। तो इतना एनर्जी का रिलीज होना that confirms one thing, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है। अब यही चीज हम थ्रू अ डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो देख लीजिए बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं आप तो अच्छे से समझिएगा बेटा। यहां पे मैं एक हाइड्रोजन एटम ले लेता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है H2 मॉलिक्यूल, उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये रहा आपका पहला हाइड्रोजन एटम, इसको मैं HA लिख लेता हूं, हाइड्रोजन एटम नंबर A। तो यहां पे HB लिख लेता हूं बेटा, हाइड्रोजन नंबर B। When they are far separated from each other at that time there is no interaction between them। जब इनको हम नजदीक लाएंगे तो नजदीक लाने के समय पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस यहां पे रिपल्शन हो जाएगी। ये रिपल्शन हो रही है, हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो रही है। और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में भी रिपल्शन हो रही है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे दिखाया क्या, रिपल्सिव फोर्सेस। यहां पे सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कर रहा है, न्यूक्लियस रिपल्शन कर रहा है, तो यहां पे इनके बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। जब हाइड्रोजन एटम्स को क्लोज लाएंगे, एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपल्शन करेगा, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेगा। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। हाइड्रोजन एटम ए है यहां पे और ये हाइड्रोजन एटम बी है। इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा, और इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर, देयर मे बी रिपल्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ between the nuclei of combining atoms, or there may be the repulsion between the electrons of combining atoms। रिपल्शन हो रही है। और we can say the nucleus of one atom will attract the electron of other and vice versa, और इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम विल अट्रैक्ट द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। तो हो क्या रहा है, जब हम हाइड्रोजन एटम्स को क्लोज ला रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स को, तो यहां पे रिपल्शन भी हो रही है, अट्रैक्शन भी हो रही है। तो आप बेटा यहां पे देख लीजिए, रिपल्शन कितनी बार हो रही है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स रिपल्शन हो रही है, 2 बारी रिपल्शन हो रही है। और यहां पे अट्रैक्शन दीजिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन एक बारी आ रही है, रिपल्शन एक बारी आ रही है। व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर, जब हाइड्रोजन एटम्स को हम क्लोज लाते हैं तो क्लोज लाने के समय एक तो यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी 2 बार है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी 2 बार है। सर मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन मोर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन मोर। सर वो हमें कैसे पता चलेगा, ये तो रिपल्शन भी 2 बार है, अट्रैक्शन भी 2 बार है, हमें ये कैसे पता चलेगा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। बेटा वो पता चलेगा बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, क्या वहां बनते बनते एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही है कि हमें देनी पड़ रही है। आपने अभी देखा था, जब भी हमने हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन किया था, वहां पे आपको H2 मॉलिक्यूल बना था। वो H2 मॉलिक्यूल के बनने के टाइम पे आपको 433 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी, माइनस
रिलीज हो रही थी। तो एनर्जी का रिलीज होना वो एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। नंबर के हिसाब से मत चेक कीजिएगा यहां पे, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। लेकिन उन्होंने बेहतरीन बात कर दी कि अगर आपको देखना है इन दोनों में से अट्रैक्शन और रिपल्शन में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है वो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के टाइम पे एनर्जी आपको देनी पड़ रही है कि निकल रही है, रिलीज हो रही है एनर्जी। तो जब एनर्जी रिलीज हो जाए, दैट कंफर्म्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन इन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, दैट इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन। अगर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ होता तो यहां पे हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती। But quite surprisingly, what we are observing here, energy is being released. That confirms the magnitude of this attraction that is larger than the repulsion. दूसरे केस पे आ जाते हैं। तो यहां पे क्या आपने याद रखा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी 2 बार हो रही है, रिपल्शन भी 2 बार ही हो रही है। तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि आए H2 मॉलिक्यूल बनेगा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी का रिलीज होना, दैट कंफर्म्स वन थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अट्रैक्शन दैट इज मोर एज कंपेयर टू रिपल्शन, तभी जाके एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमने वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन करा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते समय अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड एटम्स के बीच में ज्यादा होता है, तभी जाके यहां पे एनर्जी रिलीज होती है और तभी जाके आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। Now I will take one more example. One is helium and helium. अब मैं हीलियम एटम्स के बीच में देखता हूं, क्या हीलियम एटम्स जब आपस में हम उनको क्लोज लाएंगे, क्या हीलियम एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होती है कि रिपल्शन? क्या He2 मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा? We know that one thing, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन गैस नेचर में प्रेजेंट होता है, लेकिन He2 मॉलिक्यूल वो नेचर में नहीं होता। हीलियम मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हीलियम इज अ नोबल गैस। नोबल गैसेस जो होते हैं इनर्ट होते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते, वो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। लेकिन हीलियम का आपस में हीलियम के साथ बॉन्ड ना बनाना, हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो समझिएगा। तो इसको हीलियम एटम ए मान के चलते हैं, ये आपका हीलियम एटम बी आ गया। समझ लीजिए एक चीज, जब हम इन एटम्स को क्लोज लाएंगे क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह हीलियम एटम बी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यह हीलियम का न्यूक्लियस है, इसके पास 2 पॉजिटिव है। यह हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम एटम ए का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करेगा, तो अट्रैक्शन कितनी बार हो रही है, 1 बार हो गई। और यहां से इसके इलेक्ट्रॉन को भी यह अट्रैक्शन करेगा। आप देख लीजिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस देख लीजिए, पहले अट्रैक्शन कितनी बार हुई है, अभी 2 बार हुई। अब यहां इसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास हीलियम एटम ए के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा, इसका हीलियम एटम बी का। इसका न्यूक्लियस जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन कर रहा है यहां पे। तो देख लीजिए बेटा, इसका न्यूक्लियस 2 बारी इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन कर रहा है, और इसका न्यूक्लियस 2 बारी इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन कर रहा है। तो यहां पे अट्रैक्शन कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 टाइम्स अट्रैक्शन हो रही है। अभी मैंने रिपल्शन की बात नहीं की। When helium atoms are brought closer to each other, the nucleus of one atom attracts the electrons of the other. इसका न्यूक्लियस इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन करेगा 2 टाइम्स, इसका न्यूक्लियस इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन करेगा 2 टाइम्स। तो टोटल टाइम कितनी टाइम्स अट्रैक्शन हो रही है, 4 टाइम्स अट्रैक्शन हो रही है। तो अब देखते हैं रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखिए। जब हम यहां पे हीलियम को लाएंगे, हीलियम एटम ए, उसका न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये हीलियम एटम बी है, हीलियम एटम ए है, उसका न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये हीलियम एटम बी है, उसका न्यूक्लियस में भी होगा पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो ये हीलियम एटम ए का इलेक्ट्रॉन है, ई ए लिख लेता हूं, ये हीलियम एटम बी ई ए है, इस हीलियम एटम ए के 2 इलेक्ट्रॉन ई ए, और इस हीलियम एटम बी के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ई बी एंड ई बी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं।
तो जब हम इनको क्लोज लाएंगे, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रिपल्शन हो जाएगी, एक बारी रिपल्शन हो रही है, एक बार। और यहां पे EAEB रिपल्शन करेंगे, 2 बारी रिपल्शन हो रही है। EAEB यहां पे रिपल्शन करेंगे, 3 टाइम्स रिपल्शन हो रही है। और यहां का EA इस EB को रिपल्शन करेगा, 4th टाइम्स रिपल्शन हो रही है। और यहां का EB और यहां का EA रिपल्शन करेगा। अब देख लीजिए हाउ मेनी टाइम्स रिपल्शन इज टेकिंग प्लेस। तो बेटा यहां पे देख लीजिए रिपल्शन कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपल्शन हो रही है। अट्रैक्शन हो रही थी 4 टाइम्स, रिपल्शन हो रही है 5 टाइम्स। जब बेटा नंबर में ही गड़बड़ हो, आपको मैग्नीट्यूड की तरफ नहीं देखना है। फिर यहां पे अट्रैक्शन कम है हीलियम हीलियम के बीच में, और रिपल्शन का नंबर ज्यादा है। जब रिपल्शन का नंबर ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उस टाइम जब रिपल्शन ज्यादा हो रही है, अगर आप एनर्जी भी सप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। दैट इज वाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नेवर फॉर्म्ड। हीलियम He2 मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट होता ही नहीं है। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि रिपल्सिव इंटरैक्शन उसका नंबर ही ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड क्यों चेक करना। हाँ, हाइड्रोजन के केस में अट्रैक्शन भी 2 बार हो रही थी, रिपल्शन भी 2 बार हो रही थी। तो वहां पे हमने मैग्नीट्यूड देखा था किसका ज्यादा है, वो हमें कंफर्म हुआ था जब हाइड्रोजन एटम्स को नजदीक लाते हैं तो वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज ही होती है। वो कंफर्म करती है कि अट्रैक्ट। तो यहां पे रिपल्सिव इंटरैक्शन का जो मैग्नीट्यूड ज्यादा है हीलियम में एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। भले ही हम कितना भी एनर्जी दे इस मॉलिक्यूल में रिपल्शन ओवरकम करने के लिए, ये मॉलिक्यूल जब भी बनेगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो अनस्टेबल होगा। तो हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में जो हीलियम मॉलिक्यूल है वो नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी उसको बनाने के लिए, तो वो उस फॉर्म में भी अनस्टेबल होगा। तो देख लीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको मैं और एक चीज समझाता हूं यहां पे, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। किसको कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। आपने अभी देखा था जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम को हमने कंबाइन किया था, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम को जब हमने कंबाइन किया, यहां पे एक बॉन्ड बन रही थी, उसको कोवलेंट बॉन्ड बन रही थी हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो यहां पे बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है। तो ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जब मैं 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बनाऊंगा, यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल में कितनी बॉन्ड बनती है? 1 बॉन्ड बनती है। एक मोल मॉलिक्यूल में कितनी बॉन्ड्स बनेगी? 1 मोल बॉन्ड्स बनेगी। व्हेन वी फॉर्म 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप, एट दैट टाइम जो एनर्जी रिलीज हो रही थी हाइड्रोजन के केस में, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप, जो एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में, वो हो रही थी 433 किलो जूल पर मोल, यानी कि पर मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के 1 मोल बॉन्ड्स बनते हैं उस टाइम इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप जब भी बनती है एटम्स के बीच में, उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी हियर? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of bonds of particular type of are formed between the atoms to form the molecule. तो 1 mole of bonds जब बनते हैं between the particular atoms in covalent molecules, तो उस 1 mole of bonds बनने के टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी कहलाती है बेटा बॉन्ड एनर्जी। तो अगर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ये 1 मोल बॉन्ड्स ब्रेक करनी हो तो हमें वापस से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हमने वापस से एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी? फिर से 433 किलो जूल पर मोल, यानी कि फॉर ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स वी हैव टू सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि बॉन्ड बनने के टाइम पे रिलीज हुई थी। तो बॉन्ड ब्रेक करने के टाइम पे उतनी एनर्जी आपको वापस देनी पड़ेगी, लेकिन अब इसका नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम आ जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहां पे 2 चीज है, एक तो बॉन्ड एनर्जी है, दूसरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप आर फॉर्मड इनको जो आर फॉर्मड, उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वही कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। जब हमें उन्हीं 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करेंगे, वैल्यू सेम होगा,
लेकिन यहां पर हम सप्लाई करें तो उस टाइम एनर्जी का नाम पड़ेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 433 किलो जूल पर मोल, ये रिलीज हो रही है। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, सेम है बेटा, तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा, साइन अलग होगा। ये अब हम दे रहे हैं एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। That means if the one mole of bonds are formed between hydrogen atoms, 433 kilojoule energy is released. That is called bond energy. And when one mole of bonds between hydrogen molecules are broken, at that time we have to supply same amount of energy, and that will be called as bond dissociation energy. And when the energy is released, sign is given negative. When the energy is to be supplied, sign will be positive. तो देख लीजिए बेटा, हटा देते हैं। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल था, क्लोरीन मॉलिक्यूल जब भी बनता था, जब क्लोरीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बनेगी, कितनी एनर्जी रिलीज होती थी, 239 किलोजूल पर मोल। तो ये कौन सी एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हमें क्लोरीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करनी हो तो कितनी एनर्जी दोगे, सेम एनर्जी दोगे, उस टाइम नाम पड़ेगा इसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी सेम थिंग, but the difference lies in bond energy is the amount of energy released during the formation of 1 mole of bonds, whereas bond dissociation energy is the energy to be supplied to break 1 mole of bonds of particular type in case of covalent molecules. तो समझ आना चाहिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है बेटा, वो ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते समय यहां पे बॉन्ड एनर्जी रिलीज कितनी होती थी, 433 किलोजूल पर मोल। और क्लोरीन मॉलिक्यूल जब बनता था उस टाइम क्लोरीन के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्लोरीन एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनती थी तो जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती थी वो रिलीज होती थी 239 किलोजूल पर मोल। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनते समय इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इतनी एनर्जी कम हो रही है किसको, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। जब इसको एनर्जी इतनी कम हो रही है क्योंकि ये बनते बनते इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, फिर खुद की कम होगी, तो ये स्टेबल होगा। और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनते समय एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही जितनी हाइड्रोजन के समय पे रिलीज हो रही थी। क्लोरीन के केस में कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो ये अनस्टेबल होगा। तो इन दोनों में से अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें एनर्जी के हिसाब से, हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और क्लोरीन वाला मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल होगा। क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल के बनते समय एनर्जी कम रिलीज हो रही है, यानी कि अट्रैक्शन यहां पे कम हो रही होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो बॉन्ड वीक होगी, बॉन्ड ब्रेक हो सकती है आसानी से। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वापस हमें इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इतनी बॉन्ड बनते समय इतनी एनर्जी का रिलीज होना, अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, बॉन्ड स्ट्रांग होगी। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगी उसको ब्रेक करने के लिए वापस इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसी का नाम पड़ेगा फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन एक क्वेश्चन है, व्हाई द डिफरेंस इन देयर बॉन्ड एनर्जी इज दैट मच लार्ज। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स। आपको पता है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। तो इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। तो s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल दोनों सुफेरिकल है, दे आर ऑलरेडी क्लोजर टू न्यूक्लियस, दे आर हैविंग लार्ज पेनिट्रेशन इफेक्ट। आपको पता है s ऑर्बिटल ऑलरेडी न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो दोनों हाइड्रोजन इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में है। तो जब हम इनको क्लोज लाएंगे यहां पे s ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाएगी, यहां पे s ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, कहलाएगी s ओवरलैपिंग। और जब s ओवरलैप हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, जब s और s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो, मिक्सिंग हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, दैट अट्रैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी इसलिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन क्लोरीन के केस में, क्लोरीन आपको पता है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ हेलोजन्स, ये हेलोजन की फैमिली का है। तो ये हेलोजन्स कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू पी ब्लॉक। तो क्लोरीन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये इसका पी ऑर्बिटल है, तो इसी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और यहां पे और एक क्लोरीन है, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट का है, तो यहां पे इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, पीपी ओवरलैपिंग हो रही है। यू नोट दैट वन थिंग, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते समय एसएस का ओवरलैप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एसएस ओवरलैप, एसएस ओवरलैप। लेकिन क्लोरीन के मॉलिक्यूल बनने समय पीपी ओवरलैप हो रहा है। एस ऑर्बिटल्स ऑलरेडी क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो यहां पे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा।
p ऑर्बिटल्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहां पे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो यहां पे जब अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एनर्जी भी रिलीज ज्यादा होगी। यहां पे ओवरलैप का मैग्नीट्यूड कम है तो एनर्जी भी रिलीज कम होगी। So, if I'm saying here, the energy in case of hydrogen molecule, the bond energy that is released is very large, that is because of the strong SS overlap. Whereas in case of chlorine molecule, जो एनर्जी यहां पे कम रिलीज हो रही है, वो इसलिए कम रिलीज हो रही है क्योंकि क्लोरीन p ब्लॉक एलिमेंट है। यहां पे क्लोरीन के साथ pp ओवरलैप करेगा। pp ओवरलैप SS ओवरलैप से वीक ओवरलैप है। जब ये वीक ओवरलैप है तो अंडर द इन्फ्लुएंस यहां पे अट्रैक्शन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो इन दोनों में से अट्रैक्शन किसकी ज्यादा हो रही है? इसकी यहां पे कम हो रही है। तो जब ये अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगी तो स्ट्रांग बॉन्ड होगी। जितनी स्ट्रांग बॉन्ड होगी बेटा याद रखना एक चीज, एसएस ओवरलैप से अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी एटम्स ज्यादा क्लोज आएंगे। जितने एटम्स ज्यादा क्लोज आएंगे तो यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, बॉन्ड लेंथ है दैट विल बी शॉर्ट। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी क्योंकि एटम्स बहुत क्लोज आएंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन दिस केस। लेकिन यहां पे पीपी ओवरलैप है। पीपी ओवरलैप में पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है, अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड का कम होगा, पीपी ओवरलैप का अट्रैक्शन कम होगा। तो अट्रैक्शन कम होगा, क्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे, अट्रैक्शन कम होगी तभी कम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब कम नजदीक आ रही है यानी कि दूर रह रही है ज्यादा, यहां पे जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ विल बी लार्ज, बॉन्ड लेंथ विल बी लार्ज। तो एक साइड से अब शॉर्ट बॉन्ड है, दूसरे साइड से लार्ज बॉन्ड। ये शॉर्ट बॉन्ड है लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगी, हमें फिर से इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और यहां पे बॉन्ड लार्ज है, लार्ज बॉन्ड मतलब एटम्स बहुत दूर है, अट्रैक्शन कम है, तो इस बॉन्ड को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इसमें एनर्जी कम लगेगी तभी इतनी ही एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए। दैट मींस शॉर्ट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, whereas this large bond it will be a weak bond. इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपका आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एलिमेंट्री आइडिया। तो एलिमेंट्री आइडिया हमने डिस्कस करा है, अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म नहीं हुआ। अब हम कल के लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आपका एसएस ओवरलैप, पीपी ओवरलैप, एसपी ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप्स या साइड वाइज ओवरलैप्स या कौन कौन से टाइप्स है हेड ऑन ओवरलैप्स के, या सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कंसेप्ट या हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, वो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और आज का लेक्चर यहां पे ही कंप्लीट करते हैं। खुदा हाफिज।